नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइंस दिस वीक, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम विज्ञान खंड की कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं उसको शामिल करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका ट्रेकोमा से। ट्रेकोमा के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर आपको सही कथन का चयन करना है। ट्रेकोमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंखों का एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, पहला कथन है। दूसरा है, यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कथनों के पर हम परीक्षण करें तो आंखों का एक अत्यधिक संक्रामक रोग बिल्कुल होता है, क्योंकि ट्रेकोमा एक ऐसा रोग है जो कि इसकी वजह से आंखों में इंफेक्शन होता है और अगर ज्यादा गंभीर मामला होता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो पहला कथन आपका सही है। अब यहाँ पर क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये क्या है? तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसके कारण ये रोग होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। तो ए आपका सी विकल्प सही है, यानी कि दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अब ये क्यों चर्चा में आया? तो हाल ही में क्या हुआ कि डब्ल्यूएचओ ने सेनेगल में ये डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया कि सेनेगल जो है पूरी तरीके से ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है। ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है सेनेगल ने खुद को। तो इसकी पुष्टि किसने की है? डब्ल्यूएचओ ने की है, जिसकी वजह से ट्रेकोमा रोग की चर्चा हो रही है। अब देखिए, ऐसा करने वाला सेनेगल विश्व भर में 25वां देश है जिसने कि अपने आप को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। और केवल अगर अफ्रीका में बात करें, चूंकि अफ्रीकी देश है, तो वहां पर अफ्रीका के लिहाज से 9वां देश है जिसने कि ट्रेकोमा मुक्त अपने आप को घोषित कर दिया है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है सेनेगल ने। इसी वजह से इस पर प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, सेनेगल ने क्या किया है? ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक प्रोग्राम था सेफ। उस सेफ के द्वारा जो रणनीति बताई गई थी उसी रणनीति को इसने लागू किया और इसको समाप्त किया। अब ये क्या है ट्रेकोमा? तो आंखों का संक्रामक रोग है। इसमें आंखों में इंफेक्शन हो जाता है और गंभीर मामले में आपका ये इंफेक्शन अंधेपन में भी तब्दील हो सकता है। किसके द्वारा होता है? तो इसका नाम क्या है इस बैक्टीरिया का? ये एक विशेष बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिस ट्रैकोमैटिस इसका नाम ही है। और इसी बैक्टीरिया के कारण ये ट्रेकोमा होता है, इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही है। अगर इसका उपचार आप नहीं कर पाएंगे तो ये अंधेपन को जन्म दे सकता है। शुरुआत में क्या होता है? अगर मान लीजिए ट्रेकोमा किसी व्यक्ति को हुआ है, सपोज दैट आपके आस पड़ोस किसी को ट्रेकोमा हो गया, तो अगर उसकी पलकों से, उसके गले से या उसकी आंखों से किसी भी तरह का श्राव होता है, नाक के माध्यम से भी होता है, और उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको भी ट्रेकोमा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बैक्टीरिया ही है ना। अगर किसी भी तरह के तरल पदार्थ के उस व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो वो बैक्टीरिया आपके पास भी आ सकता है, आपको भी संक्रमित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेकोमा किसी को है तो उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ट्रेकोमा अफ्रीका, एशिया, मध्य दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व जैसे दुनिया के कुछ सबसे जो गरीब देश है वहां के लिए ये क्या है? वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक स्थानिक बना हुआ है। स्थानिक का मतलब एंडेमिक बना हुआ है। एंडेमिक का मतलब अगर कोई भी बीमारी किसी भी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में लगातार बनी रहती है तो उसे स्थानिक बीमारी कहते हैं, एंडेमिक बीमारी कहते हैं। जिन क्षेत्रों का यहाँ पर नाम लिया गया है वहां पर ये लगातार बीमारी बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्षेत्र बताए गए हैं जहां पर आप देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका का हो, एशिया का हो, मध्य और दक्षिणी अमेरिका का हो, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका की अगर बात कर ले तो आपको नाइजीरिया देख लीजिए, इथियोपिया देख लीजिए, वहां पर यह स्थानिक के तौर पर दिखाई देगा। एशिया की बात करेंगे तो भारत में भी ट्रेकोमा, जो भारत में विशेष तौर पे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर आपको ट्रेकोमा दिखाई देगा। मध्य और दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, यहाँ पर आपको ट्रेकोमा एंडेमिक के रूप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से जो वहां के मूल निवासी समुदाय है वहां पर पाया जाता है। मिडिल ईस्ट में आप चले जाएं, मध्य पूर्व में चले जाएं तो वहां पर आपको यमन और सूडान ऐसे देश हैं जहां पर ट्रेकोमा एंडेमिक के रूप में पाया जाता है। तो फिलहाल ये सारे वो देश हैं जो विशेष तौर पर अगर इनको आप देखेंगे तो ये गरीब देश हैं, और विशेष तौर पर इन गरीब देशों में भी जो ग्रामीण एरिया है वहां पर ट्रेकोमा ज्यादा, क्लेमाइडिस ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया जो है अपना प्रकोप बता रहा है, दिखा रहा है। फिलहाल किस देश ने अपने आप को मुक्त घोषित किया है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, यह एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है, जो संक्रमित मादा के एनोफिलीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। दूसरा कथन है, इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान शामिल है तथा गंभीर मामलों में अंग विफलता भी हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोनों कथनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों कथन आपके सही हैं, तो सही नहीं पूछा है तो डी विकल्प सही हो जाएगा।
देखिए मलेरिया जो है उसकी अगर बात करेंगे तो जानलेवा बीमारी है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होती है ये इसका वाहक होती है, यानी वो उसको ले जाने का काम करती है। वो परजीवी कौन सा है? तो परजीवी का नाम भी याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी इसमें होता है। इसके लक्षणों में आपको बुखार आएगा, ठंड लगेगी और साथ साथ आपको सिर दर्द और थकान भी होता है। गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। तो इस लिहाज से आपका दोनों कथन सही है, लेकिन सही नहीं पूछा है तो डी विकल्प का चयन आप कर लेंगे। अब ये क्यों चर्चा में आया? तो मलेरिया के खिलाफ भारत ने एक स्वदेशी टीका विकसित कर लिया है, उसकी वजह से मलेरिया रोग चर्चा में। कोई भी नई चीज जब होती है तो वो रोग चर्चा में होता है, या कोई भी नई घटना घटित होती है तो उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए स्वदेशी टीका टीका जो है भारत ने विकसित कर लिया है मलेरिया के खिलाफ, और इसका नाम क्या है? एडफाल्सी वैक्स वैक्सीन है। ये एक वैक्सीन है जो कि मलेरिया को न सिर्फ रोकने में, उसके प्रसार में योगदान देगी, बल्कि उससे लड़ने में भी यह सहायक होगी। तो केवल इसके संक्रमण को ही ये टीका नहीं रोकने में सक्षम है, बल्कि इसके फैलाव को भी प्रभावी रूप से कंट्रोल कर सकता है। तो दोनों ही चीजों में ये फायदेमंद होने वाला है। तो एडफाल्सी वैक्स ये पहली स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? तो पुनः संयोजक का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है ये एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की एक तकनीकी के द्वारा इस रिकॉम्बिनेंट तकनीक को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तकनीकी में एक जीव के जीन को यानी डीएनए को दूसरे में जोड़कर टीका बनाया जाता है, इसीलिए इसको पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा। अब मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, आप सभी जानते हैं, इसमें जान भी जा सकती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है और मादा एनाफ्लीज इसका वाहक होता है। मनुष्यों में भी यह होता है, इसलिए पहला कथन सही था। अब मलेरिया विशेष तौर पर आप देखेंगे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। विशेष तौर पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो अगर इक्वेटर को आप देखेंगे तो इक्वेटर में भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों में 23.5 डिग्री तक क्या होता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरह से आप कमेंट करके बताइए कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशा में ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दोनों ही जगह पर मलेरिया के जो मच्छर हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि विशेष तौर पर इन क्षेत्रों में जो उप सहारा अफ्रीका भी हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया भी हो गया, दक्षिण अमेरिका भी हो गया, यहां पर ये मलेरिया के जो रोग हैं ये बहुत आम रोग के तौर पर देखा जाता है। प्लाज्मोडियम की अगर बात करेंगे तो इसकी 5 विशेष तौर पर जो प्रजातियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन मनुष्यों में मलेरिया का कारण यही 5 प्रजातियां बनती हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 का नाम हम लेंगे। एक प्रजाति का नाम है पी फॉल्सीपेरम। एक प्रजाति का नाम क्या है? पी फॉल्सीपेरम। पी फॉल्सीपेरम जो है ये क्यों जानी जाती है भाई? तो पी फॉल्सीपेरम का जब भी नाम आएगा तो ये जान जाइए मनुष्यों में जो मलेरिया का कारण बनती है वो पी फॉल्सीपेरम ही सबसे घातक के तौर पर देखा जाता है, यानी कि ये ज्यादा घातक होने के कारण चर्चा में है। और दूसरा नाम आपका आता है सबसे घातक पी फॉल्सीपेरियम होगा, और पी विवेक्स। पी विवेक्स क्यों है चर्चा में? तो पी विवेक्स इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यापक है। एक चर्चा में है पी विवेक्स सबसे ज्यादा व्यापक होने की वजह से, और पी फॉल्सीपेरम सबसे ज्यादा घातक होने की वजह से। इन दो को याद रखेंगे। अन्य प्रजातियां भी यहां पर हैं, चाहे पी मलेरिया की पी ओवेल हो गई या पी नोलेसी हो गई, ये भी मनुष्यों में मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब इसके लक्षण में क्या होता है? तो बुखार होगा, आपको ठंड लगने लगेगी, सिर में दर्द होगा, इसके अलावा थकान लगेगी, और गंभीर मामले अगर होंगे तो आपके अंग में विफलता भी हो सकती है, कोई ऑर्गन आपका फेल भी हो सकता है और विशेष कंडीशन में मृत्यु हो सकती है। तो दोनों कथन आपके सही थे, सही नहीं पूछा था, तो आप विकल्प उस हिसाब से लगा लेंगे। टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अब विचार करना है। पहला है यह एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। दूसरा है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें से कितने सही हैं? तो देखिए दोनों ही यहां पर आपको सही हैं, क्योंकि ये टीबी क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है, तो जीवाणु जनित भी हो गया, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसी के द्वारा होता है और फेफड़ों को प्रभावित भी करता है। तो आपका दोनों ही विकल्प सही हो गए। तो इस लिहाज से यहां पर 2 विकल्प होना चाहिए, तो ये सभी 2 होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपका सी विकल्प सही होता, सी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है कि केरल में आप देखिए
वहां के अधिकारियों ने टीबी के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक उपचार की नई विधि, उपचार के लिए साई टीबी नामक एक नया इंट्राडर्मल परीक्षण शुरू किया है। इंट्राडर्मल परीक्षण क्या है? तो इंट्राडर्मल का मतलब ही हुई त्वचा से संबंधित है। इसमें टीबी से जुड़ा हुआ बेसिकली एक खास पदार्थ होता है, उसको हमारी त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है और फिर 2-3 दिन बाद देखा जाता है कि शरीर में हमारे कैसा रिएक्शन हुआ, उसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का त्वचा के नीचे हल्का इंजेक्शन दे के किया जाने वाला एक प्रकार का टेस्ट है, जिसको कि हम इंट्राडर्मल टेस्ट के तौर पर जानते हैं, जिसको कि CYTB नामक एक नए परीक्षण के तौर पर केरल में इसकी शुरुआत की गई है। अब यह परीक्षण राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी संक्रमण उपचार को प्राथमिकता देने के बाद शुरू किया है। टीबी आप जानते हैं कि क्या है? एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसलिए पहला कथन आपका सही था। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, यही वो बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। टीबी जो है हवा के माध्यम से फैलती है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो ये बैक्टीरिया आपको भी प्रभावित कर सकता है। उस पीड़ित व्यक्ति के अगर खांसी के माध्यम से आपके पास बैक्टीरिया आ सकते हैं, वो छींकता है, थूकता है या हवा में उसके जो भी बैक्टीरिया है उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। अब WHO ये भी कहती है, WHO की रिपोर्ट, कि क्योंकि WHO जो है हर साल इस संबंध में रिपोर्ट एक जारी करती है। अब इसमें यह बताया गया है कि भारत में पूरे विश्व में टीबी के रोगी हैं उसका 26% मामला भारत में है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि पूरे विश्व में हर चौथा व्यक्ति क्या है, फोर्थ कैंडिडेट आपको मिलेगा भारत का ही। टीबी जिससे जो होने वाली जो मौत है उसमें भी अगर आप देखेंगे उसके भी सेंटर में उसका भी हॉटस्पॉट भारत है। तो इस लिहाज से भारत टीबी के लिए काफी संवेदनशील है, याद रखिएगा। और टीबी एक ऐसा रोग है कि कुछ ऐसे इसमें होते हैं कि टीबी के खिलाफ अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टीबी का इलाज कराया लेकिन बीच में ही उसने दवाएं खाई और छोड़ दी बीच में ही दवा, तो क्या होगा, उसमें जो टीबी के रोगाणु होंगे, जो जीवाणु होंगे, वो एक रेजिस्टेंस पा लेते हैं। अब टीबी की दवाएं ठीक से नहीं खाए, इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, तो टीबी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होने का एक ये भी कारण है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो जब ये इसका विकल्प क्या है आप देख लीजिए पहले, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। पूछ रहा है कि पहला राज्य है भारत का जिसने की जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। तो आपका बी विकल्प यहां पर सही होगा, गुजरात ने जीनोम अनुक्रमण शुरू किया है और गुजरात भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने की जो ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया है और अपने बजट में उसको 2025-26 के बजट परियोजना में उसने इसको एक पार्ट के तौर पर शामिल किया है। अब इसका संचालन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि GBRC के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वंशानुगत बीमारियों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या जो आपके कैंसर, अनुवांशिक कैंसर जैसी जो शीघ्र पहचान, इस प्रकार की जो बीमारियां उनकी शीघ्र पहचान की जा सके, इसका समाधान कैसे हो, इस परियोजना का यही मुख्य तौर पर उद्देश्य है। अगला है एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है, दूसरा है इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा डेवलप किया गया है। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि एक रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई के माध्यम से आप क्या करते हैं, जिस समय आप चाहते हैं उसी समय लेन देन करते हैं, तो रियल टाइम भुगतान प्रणाली है ही, सेम टाइम में वो हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने चेक लगा दिया 3 दिन क्लियर होने में लगेगा। रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, जिस समय आप भुगतान करना चाहते हैं उसी समय जहां पर आप डेबिट आपके अकाउंट से होगा, सेम टाइम में अगले के अकाउंट में उसी समय वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये भी आपका कथन सही है। अब कौन से सही है, तो दोनों कथन यहां पर आपके सही होंगे, तो सी विकल्प सही होगा। अब आईएमएफ ने अपने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की, उसमें भारत के इस भारत में यूपीआई की जो भूमिका है उसकी तरफ पर ध्यान आकर्षित किया, इसीलिए इस पर यह सवाल बनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से क्या हुआ है, हाल ही में जारी किया गया एक नोट जिसका शीर्षक क्या था, बढ़ता रिटेल डिजिटल भुगतान इंटर ऑपरेबिलिटी का महत्व। इसी में भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को बदलने में, यानी कि भारत में जो डिजिटल भुगतान की प्रणाली में जो बदलाव देखा गया है उसके लिए जिम्मेदार माना गया है किसको, उसमें बड़ी भूमिका मानी गई है यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। और यह भी कहा गया है कि जो यूपीआई है उसने भारत के डिजिटल भुगतान में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने में अहम योगदान दिया है। अब ये एक क्या है, तो रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, वो आपको बताया गया है, इसलिए पहला कथन सही था। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही था।
अब इसमें क्या होता है, तो उपयोगकर्ता जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं वो एक ही यूपीआई में अलग अलग बैंक खातों को में कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी सुविधा ये देता है। साथ ही साथ व्यक्ति टू व्यक्ति यानी पीयर टू पीयर और व्यावसायिक मर्चेंट दोनों लेन देन सहज रूप से हो सकते हैं, यानी व्यक्तिगत लेन देन भी हो सकता है, व्यावसायिक लेन देन भी हो सकता है। ये प्रणाली 2 चरणीय प्रमाणीकरण भी इसमें उसका भी पालन करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार आपको अपनी सारी सूचना नहीं डालनी पड़ती है, प्रत्येक बार बैंक का विवरण दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर आप दर्ज कर देते हैं तो उसके बाद आपको रिकॉर्ड के तौर पर चीजें दिखाई देती हैं, जिससे पेमेंट को ये सुविधा आसान बनाती है। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। तो एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप देंगे। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस, अस्त्र, आकाश या नाग? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।